नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात में सबसे पहले आज एक बहुत ही अनोखी कहानी, बहुत उम्मीदों भरी कहानी। तो उड़ीसा में आदिवासी समुदाय से आते हैं कृष्णचंद अटाका। आपको बताते हैं कि कृष्णचंद अटाका की बात हम क्यों कर रहे हैं। 13 सालों तक खेतों में काम किया है इन्होंने, केरल जाकर प्रवासी मजदूर का काम किया है और कमाल यह है कि अब इन्होंने इस मजदूरी का काम करते करते ही नीट की परीक्षा पास कर ली है और डॉक्टर बनने की तैयारी में है। जल्द ही इन कॉलेज में एडमिशन हो गया है और जल्द ही क्लासेस शुरू होंगे। तो ये उड़ीसा में एक आदिवासी समुदाय से आते हैं कृष्णचंद अटाका। अटाका ने 13 साल खेतों में काम किया है, 2 साल प्रवासी मजदूर का काम किया है, 15 साल तक मजदूरी के बाद पढ़ाई की शुरुआत की। 15 साल मजदूरी के बाद अटाका ने डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा पास की और अब कालाहांडी के एक मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ाई करेंगे। 12वीं तक पढ़ाई के बाद 2012 में प्रवासी मजदूर का काम करने के लिए वो केरल चले गए थे। अटाका ने केरल में ईंट भट्टे पर भी काम किया। 2014 में वो गांव लौटकर आए और खेती करने लगे। फिर 2021 में नीट की तैयारी में जुट गए और 2022 में नीट की परीक्षा पास की। पैसे न होने से काउंसलिंग उनकी नहीं हो पाई। एक बार फिर से नीट का इम्तिहान दिया 2023 में और क्रैक किया और इसके बाद अब वो डॉक्टर बनने की तैयारी में हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ये बेहद खास मेहमान कृष्णचंद अटाका, जिनकी कहानी उम्मीदों भरी और सबको हौसला देती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन हुआ है। अब आप डॉक्टर बनने की तैयारी में हैं, एडमिशन आपका हो गया है, कॉलेज जाएंगे। कैसे की आपने ये तैयारी? सबसे पहले तो आप यही बता दें, इतने सारे बच्चे लगे रहते हैं नीट की तैयारी में, आपने कैसे किया ये? I was a dream when I was studying fourth standard, madam, in school, primary school, and I started my journey. I started my preparation from 2021, madam. तो आपने सोचा था कि आप नीट की आप जो है डॉक्टर बनेंगे पहले ही 5वीं 6ठी क्लास में, लेकिन सब लोग इसके लिए तो इतनी मेहनत लगातार लगे रहते हैं। आप देखिए कि बाहर भी काम कर रहे थे और कोई आपके पास कोचिंग भी नहीं थी। तमाम बच्चे इसके लिए तरह तरह की कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। तो आपने ये पढ़ाई कैसे की? Madam, there was no coaching center or a big institution for preparation in our area. So I downloaded the latest NEET syllabus and I bought the NCERT books and some of the MCQ books like NTG fingertips. And I downloaded the 20 years question papers. I went practicing on that and I joined the physics wala online course only for mock test. Yeah, with that practicing, I qualified these things, man. कमाल है आपका। फिजिक्स वाला ज्वाइन किया लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, बाकी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई किया। यानी कि पूरा उदाहरण है कि सेल्फ स्टडी से, बिना कोचिंग के किस तरह मेहनत से तमाम परीक्षाएं पास की जा सकती हैं। और आपने तो साथ साथ खेतों में भी काम किया। तो कब आप पढ़ते थे, कब आप काम करते थे? Yes, madam. Yeah, during daytime I was totally engaged in my labor work and field work. Only night time I was studying and practicing the things. तो ये काम करते करते किस तरह से तैयारी की आपने? दिन में काम भी कर रहे हैं, फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, फिर तैयारी भी कर रहे हैं। इतने लोग तो दिन रात लगे रहते हैं, इतने बच्चे कोचिंग करते हैं, फिर भी नहीं क्लियर हो पाता। तो आप क्या ये बताइए कुछ फॉर्मूला कि किस तरह से काम किया आपने, पढ़ाई कैसे की? Yeah, madam. Yeah, I was early going to sleep around 7 o'clock, and in night 2 o'clock I will wake up and was studying up to 5 o'clock, madam, in night. तो फिर मतलब कि आप शाम को 7 बजे, रात को 7 बजे सोते थे, खेतों में काम करके लौटते थे। तो उसके बाद जो है आपने रात के 2 बजे से उठकर पढ़ाई की, फिर सुबह फिर खेत पे चले जाते थे। कमाल है। और आपने एक बार पहले भी नीट की परीक्षा पास की थी और ये दूसरा अटेम्प्ट आपका था। No, this was my second attempt, madam. Second time I appeared the NEET.
सेकेंड टाइम, क्योंकि पहली बार जो है उसमें आपको काउंसलिंग के लिए पैसे नहीं थे जब आपने क्लियर किया था। तो अब ये बताएं कि आप जब डॉक्टर बनेंगे, अब आप कॉलेज जाने वाले हैं, तो कोई आपने सोचा है कि किस क्षेत्र में काम करना है, क्या आपका स्पेशलाइजेशन होगा? Madam, in our area there is no doctors and there is no good health institutions. Many of our believe in witchcraft and this rural treatment. So many people are many valuable people are dying here. So I thought this would be a good option for me to become a doctor. So I chose. And I think my specialization will be general medicine. जनरल मेडिसिन में आप स्पेशलाइज करेंगे। आपके इलाके में आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए आपने सोचा कि यहाँ पे अभी भी लोग विचक्राफ्ट वगैरह करते हैं, तो आप डॉक्टर बने। जब आप बन जाएंगे डॉक्टर तो फिर उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, या फिर यहीं रहेंगे अपने गांव में? या मैडम, एक्चुअली I grew up this rural India. So for my people, for my area, no one will come to serve the people except me. So I will stay in rural area and I will not go to township area, the city area, because there is many hospitals and many more specialists are there to treatment of the people of the city. जी जी, बड़े शहरों में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आपके इलाके में डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आपने सोचा है कि आप यहीं रहेंगे और काम करेंगे। इस समय जो आप काम करते हैं कृष्ण, तो वो क्या काम है? डेली वेज का क्या काम करते हैं आप? During this time, the cotton and paddy field, there I was working, madam. कॉटन पैडी फील्ड में आप काम करते थे, और पहले आप तो केरला भी गए हैं, वहां पर आपने काम किया ईंट भट्टे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत आपको शुभकामनाएं आपके आगे के तमाम काम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। तो ये एक तरह से एक इंस्पिरेशन है, और लोगों को, बच्चों को एक प्रोत्साहित करते हैं कि मेहनत से क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच गए हैं। वो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और मेजबान देश साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। लेकिन तमाम निगाहें इस बात पर भी हैं कि चीन के शी जिनपिंग जो वहां मौजूद होंगे, क्या उनकी भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की, यानी कि क्या आमने सामने बैठकर बात होगी। जोहानिसबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की आमने सामने बैठक होती है तो मई 2020 में जब चीन और भारत के बीच सीमा विवाद हुआ था, उसके बाद ये पहली आमने सामने की बैठक होगी। लेकिन सबसे पहले अब देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं जब वो ब्रिक्स के लिए रवाना हो रहे थे। वो ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए जोहानिसबर्ग गए हैं, और जोहानिसबर्ग वो पहुंच गए हैं। तो वहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि ये जो ग्रुप है, ब्रिक्स का जो गुट है, वो दरअसल क्या है। ये उन तमाम देशों के नाम के पहले अल्फाबेट से बना है जो इसके सदस्य हैं। अभी मौजूदा 5 सदस्य, इसमें 5 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। और ब्रिक्स जो है वो दुनिया की 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसमें जो देश हैं वो ब्राजील है, और उसके अलावा रशिया है, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स दुनिया के 30% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया की 23% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देशों में दुनिया के करीब 18% व्यापार होते हैं। तो यह है महत्व ब्रिक्स का, या जिसमें कि तमाम ये देश हैं, ब्राजील है, रूस है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स का जो मुख्य एजेंडा इस बार क्या होगा, पहले आपको इसके बारे में बता दें। तो ब्रिक्स का विस्तार इसका मुख्य एजेंडा इस बार है, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ 5 सदस्य देश हैं, लेकिन अब लगभग 20 और देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन दिया है, जिनमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। ब्रिक्स के विस्तार पर लगभग 2 साल से चर्चा हो रही है। चीन
ये चाहता है कि ये विस्तार हो, लेकिन इसके लिए तमाम देशों की सहमति होनी चाहिए, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन। सभी पांचों देशों की सहमति इसके लिए चाहिए। हालांकि ब्रिक्स में चीन का आर्थिक दबदबा है और इस वजह से चीन की मौजूदगी वहां पर ज्यादा दबंग है। दक्षिण अफ्रीका की एंट्री भी चीन की वजह से ही हुई थी, लेकिन चीन की इस पहल, यानी कि जो विस्तार की एक तरह से एक पहल है या जो कोशिश हो रही है उसके एक्सपेंशन की, उसको भारत की तरफ से कुछ पुशबैक मिला है। ब्राजील भी ब्रिक्स के और ज्यादा विस्तार के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ब्राजील एक बहुत बड़ा गुट बनाकर पश्चिमी देशों को नाराज नहीं करना चाहता। ब्रिक्स शेरपा दामू रवि के मुताबिक शेरपा स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है और भारत का रवैया सकारात्मक है। यह देखना जरूरी है कि जो देश इसमें शामिल होंगे वो इसकी मजबूती और विकास के लिए क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं। सभी देश लाइक माइंडेड होने चाहिए। तो अब तय कौन करेगा कि लाइक माइंडेड का मतलब क्या है। और जो दूसरा मुख्य एजेंडा इस बार है, देशों की अपनी करेंसी में व्यापार। कॉमन करेंसी की बात उठी थी, जिस पर शुरू हुई थी बातचीत, लेकिन ये अब एजेंडे पे नहीं है। इसकी कोशिश इसलिए थी ताकि जो डॉलर की मोनोपोली है, एकाधिकार है, वो खत्म हो इंटरनेशनल ट्रेड में। लेकिन ये मुद्दा तो अब एजेंडे पे नहीं है। इसकी जगह देशों की अपनी करेंसी में व्यापार पर बातचीत हो रही है। डॉलर पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा है और साथ साथ रूस यूक्रेन का युद्ध, जिससे रूस पर लगे प्रतिबंधों ने डॉलर के अलावा व्यापार के लिए दूसरी करेंसी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। कई सदस्य देश पहले ही अपनी करेंसी में अपने व्यापार डील का हिसाब किताब कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे चीन और ब्राजील ने इसी साल अपनी ये डील तय की है कि दोनों देशों के बीच उनकी अपनी करेंसी में व्यापार होगा। और इसी तरह भारत और रूस ने दक्षिण अफ्रीका से पेमेंट सेटलमेंट को उनकी अपनी करेंसी में इंटरलिंक करने के लिए कहा है। तो ये जो है वो दो मुख्य एजेंडा है इस बार यहां पर ब्रिक्स के। इस पर और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामरिक मामलों के जानकार, हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ORF हर्षवी पंत, और इसके साथ हमारे साथ हैं सुरेश गोयल जो पूर्व राजदूत हैं। हर्ष, ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं और ये बात जरूर हो रही है कि क्या वहां पे बायलैटरल बातचीत होगी शी जिनपिंग से, लेकिन उससे पहले ये समझना चाहेंगे कि इस दफा जो दो मुख्य एजेंडा है उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वो कॉमन करेंसी की बात तो अब नहीं है, लेकिन जो ट्रेड की बात हो रही है देशों की अपनी करेंसी में, उसके ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और साथ साथ एक्सपेंशन को लेके जो बात चल रही है, अगर एक्सपैंड करता है ब्रिक्स तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। नगमा, डी डॉलराइजेशन जैसा आप जिक्र कर रही थी, काफी बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ सालों से, और खासकर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी डिमांड करना कि जो डॉलर का एक अधिकार है वो खत्म हो, उसके चलते ये बड़ा मुद्दा बना और उसके बाद ब्रिक्स ने इसको काफी आगे बढ़ाया। लेकिन वहां पर भी कॉमन कंसेंसस ब्रिक्स करेंसी पर नहीं हो पाया है, क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग अलग किस्म की है। तो उसको अगर हमको उसका एक समावेश करके कुछ उसमें अर्थ निकालना है तो उसमें समय लगेगा। लेकिन जो ट्रेड की जो बात हो रही है, लोकल करेंसी ट्रेड की जो बात हो रही है, उसमें काफी वजन है। और उसका आपने भी जिक्र किया कि काफी ऐसे काफी हद तक काफी सारे देश जो इस ब्रिक्स के हिस्सा हैं वो इसमें पहल कर भी चुके हैं। तो वहां पर मुझे लगता है उस ट्रेडिंग को लेकर जरूर बात आगे बढ़ेगी और एक किस्म से एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है जिसको इंडिविजुअल नेशंस जो हैं अपनी अपनी तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मुद्दा इस ब्रिक्स पर हावी रहेगा तो वो एक्सपेंशन का मुद्दा है, और उस पर दोनों ही तरफ से जो फॉल्ट लाइन है वो काफी गहरी है, क्योंकि चीन काफी हद तक इसमें जल्दी दिखा रहा है और भारत और ब्राजील जैसे देश कह रहे हैं हमको धीरे चलना चाहिए, हमको स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर सेट करनी चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि कौन अंदर आ रहा है, हम क्यों और बाकी देशों को अंदर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। अगर ये अनवील्डी प्रोसेस हो जाता है, अगर ये ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म अनवील्डी हो जाता है, तो न सिर्फ उसके कोहेशन पर फर्क पड़ेगा, बल्कि उसने जो ब्रांड ब्रिक्स ने बनाई है वो ब्रांड भी खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। तो इसलिए भारत का ये मानना है कि एक्सपेंशन होना चाहिए ब्रिक्स प्लस
अपने आप में एक अच्छा एक तरीका है इसको जो आइडिया ऑफ ब्रिक्स है इसको आगे ले जाने का। लेकिन जब तक पैरामीटर सेट नहीं होंगे तब तक इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाया जा सकता। और क्योंकि ब्रिक्स कंसेंसस से चलता है तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ जो एक फॉल्ट लाइन है उसका आना स्वाभाविक है। और उस मुद्दे पर यहाँ से जो बात शुरू होगी जो पिछले शिखर सम्मेलन से शुरू हुई थी वो और भी आगे जाएगी। पर चाइना जैसे काफी इसके लिए इच्छुक है कि वो और भी सदस्य उसमें आए, तो ये जो एक्सपेंशन की बात है उस पर आपका क्या आकलन है एम्बेसडर गोयल के? चाइना की एक और राय है, लेकिन भारत जो है वो थोड़ा हेजिटेंट दिखता है। साउथ अफ्रीका के ऊपर है कि किस तरह से वो बीच में इसको मीडिएट करे। ब्राजील के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बहुत उत्सुक नहीं है कि और भी ज्यादा लोग आएं, और आने के लिए भी देखिए कितने आवेदन हैं, लगभग 20 देशों के, जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश, खास करके सऊदी अरब अगर इसमें शामिल होता है तो ब्रिक्स की रूपरेखा, उसका पूरा एक बहुत ज्यादा विस्तार होगा, और उसका क्या आप देखते हैं इम्पैक्ट? थैंक यू नगमा। ये आपने जो सवाल पूछा है ये इसके बारे में कोई एक जवाब देना बहुत मुश्किल सा काम है। आपने कहा कि चीन काफी उत्सुक है कि ब्रिक्स का आगे एक्सपेंशन हो। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चाइना दिखा कुछ और रहा है और एक्चुअली चाहता कुछ और है। इसी तरह से नाम सऊदी अरेबिया का आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया अगर ब्रिक्स का सदस्य बन भी जाता है तो उसको इसमें क्या फायदा होगा? ऑयल वो अब भी बेच रहा है, अपनी टर्म्स पर बेच रहा है, जो सदस्य ब्रिक्स के वही खरीद रहे हैं। तो ब्रिक्स का सदस्य बनने के बाद में क्या उसको फायदा होगा? तो मैं देख रहा हूं कि एक्चुअली जो ज्यादातर आवेदन आ रहे हैं या इच्छाएं जाहिर की जा रही है वो खाली इसलिए कि इस नए युग में जबकि एक सुपर पावर खत्म होने की कगार पर है और ज्यादातर देश जितने ज्यादा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बनते हैं उनको लगता है कि उनका उतना ही प्रभाव होगा। एससीओ के भी बनेंगे, इसके भी बनेंगे, उसके भी बनेंगे, लेकिन इतने सारे एक ऑर्गेनाइजेशन होने से एक क्राउडिंग फैक्टर आ जाता है जहां पर कि ये पता नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, लेकिन उससे पहले ब्रिक्स ये तो देखे कि करना क्या है, इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए उसका। अभी तक तो वही क्लैरिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक छोटा सबक जरूर लूंगा डी डॉलराइजेशन के ऊपर, हालांकि उसका इतना जल्दी होना बहुत मुश्किल लगता है। अगर सारी जो 5 सदस्य हैं वो अपनी अपनी करेंसीज में व्यापार करने के लिए तैयार भी हो जाए तो उनके पास जो दूसरे देश की करेंसी का, क्योंकि ट्रेड बिल्कुल तो बैलेंस नहीं होगा ना, किसी का ज्यादा होगा एक्सपोर्ट, किसी का कम होगा, तो जिस देश के पास उस देश की करेंसी ज्यादा जमा होनी शुरू हो जाएगी वो उसकी करेंसी का क्या करेगा? अल्टीमेटली करेंसी के सेटलमेंट के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा, ये मैं कहने के बाद में मैं जो आप एक्सपेंशन की बात कर रही थी, एक बहुत मेन पॉइंट ये भी है कि जैसे कि ब्रिक्स शुरू हुआ था कि एक तरह से इसको एंटी वेस्टर्न ग्रुप के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वह चाहते हैं कि वेस्ट के भी, लेकिन अगर ये वेस्ट एंटी वेस्ट ना रह करके एक चाइना सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए तो वो किसके फायदे में होगा? तो काफी सारे सवाल आते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि एक्सपेंशन हो, पहले इसका इकोनॉमिक एजेंडा तय हो, गाइडलाइंस तय हो कि इनका मेंबर बनने के लिए आपके क्या क्या कर्तव्य रहेंगे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बाद में देखिए फिर एक्सपेक्टेशन क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं हर्ष, आपकी राय इस पर क्या ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन से हासिल क्या होगा? फिर ये जो इतने सारे देश इसमें दिखा रहे हैं अपनी इच्छा शामिल होने के लिए, क्या ये भी डर है कि चाइना सेंट्रिक ब्लॉक बन जाएगा? पर एक ब्रेक ले रही हूं मैं इस समय 5 की बात में और लौटूंगी इस चर्चा पे। प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है और वहां पे ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। इस ब्रिक्स का एजेंडा क्या है, इससे हासिल क्या है, इस गुट से इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।
तो इस वक्त खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जोहानिसबर्ग में उतर चुका है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और दक्षिण अफ्रीका में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हर्ष पंत हैं और सुरेश गोयल। हर्ष, इसमें दो तरह की बात हो रही है जो इसके एजेंडे पर चीजें, एक तो एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो इस एक्सपेंशन को लेकर फायदा क्या हो सकता है, और दूसरे के जो चीन की मौजूदगी है वहां पर, चूंकि चीन का इकोनॉमिक दबदबा वहां ज्यादा है तो इसके चीन सेंट्रिक होने का भी एक खतरा हमेशा बना रहता है और इसे एक एंटी वेस्ट गुट के तौर पर भी देखा जाता है कई बार। तो वैसे में भारत के लिए इसको बैलेंस करना जो है वो कितना मुश्किल है, और चीन और भारत में कई चीजों में टकराव भी है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ब्रिक्स में इस समय जो एक बेसिक फॉल्ट लाइन है वो चीन और भारत को लेकर है। और जब ये ब्रिक्स शुरू हुआ था तब एज अ प्लेटफॉर्म, तब इसमें भारत का ये मानना था कि रूस के साथ मिलकर चीन का जो आर्थिक दबदबा जो तब भी था उसको बैलेंस किया जा सकता था। पर अभी जब जो परिस्थिति बनी है उसमें रूस इतना कमजोर हो गया है आर्थिक तौर पर कि उसको एक तरह से हम चीन का जूनियर पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो उसमें भारत के पास जो ऑप्शन है वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, और इसीलिए भारत की चिंता इस बात को लेकर बनी रहेगी कि जिस तरह से चीन एक्सपेंशन की बात कर रहा है और जिस तरह से चीन इसको एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर खड़े करने की कोशिश कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि भारत अपनी विदेश नीति में इस तरह की जो अलाइनमेंट्स हैं उनको ओपन एंडेड रखना चाह रहा है। भारत के पश्चिमी देशों के साथ, खासकर अमेरिका के साथ और पश्चिम यूरोप के साथ जो संबंध हैं उन्होंने गति पकड़ी है, और वो भारत के लिए डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, सामरिक पर्सपेक्टिव से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भारत किसी प्रकार की एक तरह से कमी महसूस करे या किसी प्रकार से वो कमतर नजर आए, ऐसा भारत नहीं चाहेगा। तो भारत के लिए डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट तो जरूर होगा, और इसीलिए उस नजरिए से अगर आप इस एक्सपेंशन की डिबेट को देखें तो चीन जिस तरह से इसमें जल्दीबाजी दिखा रहा है उसको देखते हुए जरूर कहा जा सकता है, और भारत और ब्राजील ने भी कहा है, और किसी एक इनडायरेक्टली साउथ अफ्रीका ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम नहीं चाहते कि जो ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है उसका हिस्सा बने, और इसके तहत हमको अपनी स्वायत्तता, अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करके आगे चलना पड़ेगा। और भारत के लिए इसलिए जरूरी है कि भारत ब्रिक्स को चीन का जो एक पूरी तरह से दबदबा है उससे बचाने में अगर कोई मदद कर सकता है ब्रिक्स की, तो भारत कर सकता है। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और जिस तरह से भारत का वैश्विक स्तर पर हमने भारत का दबदबा बढ़ते हुए देखा है पिछले कुछ सालों में, उसको लेकर काफी अपेक्षाएं भी होंगी। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ये समस्या चीन और भारत के बीच में ज्यादा आएगी, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन चूंकि कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए भी चीन के लिए थोड़ी तकलीफ, चीन को थोड़ी सा परेशानी आएगी अगर वो एक्सपेंशन को और भी आगे पुश करने की कोशिश करता है। जी, एक्सपेंशन को आगे पुश करने की कोशिश चीन की तरफ से तो हो रही है, और ये एक खतरा बना हुआ है कि इसको एक एंटी वेस्ट ब्लॉक ये ना बने, और भारत के लिए सबसे ज्यादा ये एक मुश्किल खड़ी करता है क्योंकि भारत यहाँ ब्रिक्स में भी है, भारत क्वाड का भी मेंबर है, और ऐसे में एक बैलेंस करके जो भारत चल रहा है उसमें नुकसान हो सकता है भारत के लिए। और ये जो फॉल्ट लाइन है, सुरेश गोयल जी, एक तस्वीर बस पहले आपको दिखा रहे हैं, फिर आते हैं हम आपके पास वापस। ये तस्वीरें सीधे आ रही हैं जोहानिसबर्ग से। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, उनका विमान लैंड कर चुका है, और ये हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और वहां उनके स्वागत के लिए, रिसेप्शन के लिए जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत वहां पूरी टीम मौजूद है। तो ब्रिक्स सम्मेलन में वहां पर पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश गोयल जी भी। सुरेश गोयल जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, और इस समय प्रधानमंत्री वहां लैंड कर चुके हैं, और जब आप तो रह चुके हैं हमारे राजदूत, तो आप इन तस्वीरों के बारे में, वहां पे जो प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में हमें थोड़ा बता पाएंगे कि अब इसके बाद वहां तमाम वर्ल्ड लीडर्स पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी हम देख रहे हैं एयरपोर्ट पे। जी, प्रोटोकॉल तो साउथ अफ्रीका का तकरीबन जैसा हमारा है वैसे ही है। एक मिनिस्टर इन वेटिंग है, वो साथ में चल रहे हैं, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूं अभी। ये जोहानिसबर्ग का जो एयरपोर्ट है, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है साउथ अफ्रीका। प्रिटोरिया का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, एक्सेप्ट कि वहां पर उनका एक
जो दूसरा एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, ऑफिशियल एयरपोर्ट है, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा भी था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 देश हैं, सारे एयरक्राफ्ट यहीं पर आ रहे हैं, तो अच्छा प्रोटोकॉल है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो वार्मथ होती है, एक गर्मजोशी होती है जब भारत के वहां पर प्राइम मिनिस्टर पहुंचते हैं, वो एक अलग होता है। क्योंकि जो भारत के साउथ अफ्रीका के जो संबंध रहे हैं, खासतौर पर जो भारत ने रोल अदा किया था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में, और मेरे को खुशी ये है कि मैं भी उसका जो स्ट्रगल था और जो भारत ने साथ दिया था उसका हिस्सा रहा हूं यूएन की तरफ से, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो भारत के मन में उनका आदर है वो यूनिक है। और एक चीज और मैं खासतौर पर कहूंगा कि इस समय अगर भारत ब्रिक्स में के सम्मेलन में भाग ले रहा है, इसमें काफी एक रोल 2 चीजों का है। साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमारे साउथ अफ्रीका से जो संबंध है बायलैटरल, वो बहुत गर्मजोशी के हैं, और दूसरा जो रामाफोसा साहब ने एक अफ्रीकन देशों की मीटिंग अलग से बुलाई है, सेकेंड डे ऑफ द ब्रिक्स समिट, और भारत का भी रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज दे आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ, तो उसका हिस्सा है ये। तो बहरहाल जी अच्छा लग रहा है देखने में, मैं इतना ही कहूंगा। हमने देखा कि वहाँ पे कुछ डांसर्स भी थे, कुछ पारंपरिक नृत्य भी हो रहा था स्वागत के में वहाँ। जी वो ये इनका पारंपरिक हिस्सा है। ट्राइबल डांसेस होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस एज ए वेलकमिंग, तो वो है, अच्छा लगता है। जी। और एक ग्लोबल साउथ की आपने बात की, ये भी एक प्रधानमंत्री मोदी के विजन में है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, तो उस पर भी समझना चाहेंगे कि जो अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत हो रही है जी, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मैं कह रहा था कि ब्रिक्स का एक एजेंडा होना चाहिए कि उनका इकोनॉमिक फोकस क्या है। जैसे G20 में मेरे ख्याल है जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा ग्लोबल वॉइस ऑफ साउथ है, कि हम G20 में साउथ की जो वॉइस है इकोनॉमिक एस्पिरेशन से, क्योंकि वहां पर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उससे जो है एक तरह से G20 में एक नई जान आई है। इसी तरह से मैं कहूंगा कि ब्रिक्स, और मेरे को याद है जब ये 2009 में साइन हुए थे, उस टाइम पर मैं वहां पर मिडिल ईस्ट में ही था, इजिप्ट में था उस टाइम पर, जब ये साइन हुए थे ये एग्रीमेंट। उस टाइम पर आशा ये थी कि रशिया, इंडिया, चाइना, जो उस टाइम पर डेवलपिंग वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज थी, रशिया खैर पहले एक दूसरा डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन पार्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज एक रोल RIC अदा करेंगे। बाद में उसमें ब्राजील शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो उस समय से लेकर के अब तक जियो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जियो इकोनॉमिक्स में अब बजाय पोल्स कम होने के, पोल्स और बन गए हैं। चाइना एक पोल बन गया है, इंडिया सेकंड पोल बन रहा है, USA है, यूरोप इज ऑन द डिक्लाइन। तो जब ये नए पोल्स बन रहे हैं, तो नए पोल्स के बनने में उनके बीच में एक जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अगर ब्रिक्स कुछ ना कुछ ऐसा तय करे कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेंगे, तो फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तक तो मैं सोच रहा हूं चीन केंद्रित ना होकर, लेकिन एक वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए अगर प्लेटफॉर्म बने, वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, तो एक फायदा सभी को यहाँ पे होगा। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एजेंडे पे जो अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक है, उस पर बातचीत होगी कि जो आपस में सदस्य देश हैं उनके बीच में कारोबार कैसे हो सकता है, उनकी अपनी अपनी करेंसी में डी-डॉलराइजेशन की बात है जिस पर बातचीत आगे बढ़ रही है। शेरपा स्तर पर भी बातचीत इस पे चल रही है, और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स का गुट है उसके विस्तार पे बात चल रही है। उस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बहुत तेजी से विस्तार करना उसका ठीक होगा, और उसका क्या कॉमन एजेंडा होगा, क्यों ये विस्तार होना चाहिए, उसमें जो देश शामिल होंगे वो इसके विकास के लिए क्या कर सकते हैं। लगभग 20 देशों ने इसके लिए आवेदन दिया है, लेकिन ये भी जरूर देखना होगा कि कहीं ये चीन केंद्रित ना होकर रह जाए और कोई पश्चिमी देशों के खिलाफ एक ये गुट
ना बन जाए, इन चीज़ों पर खास करके भारत की ध्यान होगी, जो कि भारत के हित में नहीं होगा ऐसा होना। तो प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, उनका विमान लैंड कर चुका और पारंपरिक नृत्य भी वहां पर हमने देखा और उनका स्वागत किया गया प्रोटोकॉल के तहत। और उसके बाद ये जो शिखर सम्मेलन है वो 24 तक है, ये चलेगा। वहां पर कई मुलाकातें उनकी होंगी बायलैटरल, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात है उनकी, राष्ट्रपति लूला से, और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जो मेज़बान देश है उसके राष्ट्रपति से भी बायलैटरल मुलाकात होगी। नजरें इस पर हैं कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी कोई आमने सामने बातचीत होगी। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम 5 की बात में। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में पहुंचे हैं, जहां पर उनका भारी उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद हैं। पहले तो प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत जोहानिसबर्ग के एयरपोर्ट पे हुआ और परंपरागत तरीके से वहां पर नृत्य भी हमने देखा कि किया गया। और अब यहां आपको नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री सबसे मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। बच्चे मौजूद हैं वहां पर, छोटे बच्चे थाली लेकर खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि वहां पे दक्षिण अफ्रीका का झंडा, इसके अलावा भारत का झंडा वहां साथ साथ नजर आ रहा है। भारतीय समुदाय के लोग वहां पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने का उत्साह नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है भारतीयों की, जो काफ़ी समृद्ध भी है और एक पुराना रिश्ता रहा है दक्षिण अफ्रीका और भारत का। वहाँ पर तमाम भारतीय जो हैं उनमें काफ़ी जोश और उत्साह देखा जा रहा है इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री का जो स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर, उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि तमाम लोग भारतीय समुदाय के मौजूद हैं एक बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। तो प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग में है, हमने आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाई। इस समय 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। सोमवार को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को जाने देने के लिए 2 एम्बुलेंस गाड़ियां रोक दी गईं। नीतीश कुमार मरीन ड्राइव इलाके में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। दोनों एम्बुलेंस में मरीजों के साथ परिजन भी थे, जो गाड़ियां रोके जाने से काफी परेशान दिखे। बिहार में विपक्ष इस मामले में नीतीश सरकार पर हमलावर है। और यहाँ पे नीतीश जी का काफिला जा रहा है, ये पूरा पब्लिक रुकी हुई है, नीतीश जी जा रहे हैं। वाह, क्या बिहार है, क्या आत्मीयता है, क्या इंसान। एम्बुलेंस को भी रोका जा रहा है। तो इस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, कोई कह रहा है कि वाह क्या बिहार है। मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है जिसके लिए पब्लिक को रोका गया और उसमें 2 एम्बुलेंस शामिल थी। जाहिर है कि इसके ऊपर हमलावर है विपक्ष। और अब एनडीटीवी ग्रुप अपने दर्शकों के लिए खास चैनल लेकर आया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भरोसे की परंपरा एनडीटीवी ने बनाई है। ये चैनल उनका विस्तार है। इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें मिलेंगी, राजनीतिक, सामाजिक, मानवीय आयामों से भरी और सांस्कृतिक खबरें। ये चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आईना होगा। इसके अलावा इस पर देश विदेश की तमाम अहम खबरें भी मिलती रहेंगी। हाय, मैं हूं नुसरत भरूचा। एनडीटीवी के सारे व्यूअर्स को और एनडीटीवी की पूरी टीम को नए चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई, जो आपने एमपी और छत्तीसगढ़ में खोली है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, होप इट डज सुपर रॉकिंगली वेल।